राजधानी जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े समेत देश के कई दिग्गज उद्योगपतियों और गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। सीएम ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह आयोजन प्रवासी राजस्थानियों के लिए निवेश, नवाचार और सामाजिक योगदान के नए अवसर प्रदान करेगा। कार्यक्रम में राजस्थान की संस्कृति, विरासत और आधुनिक प्रगति की विशेष प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम स्थल पर प्रगति पथ थीम पर आधारित एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें राज्य सरकार की उपलब्धियों पर आधारित पैनल और वीडियो फिल्म प्रदर्शित की गई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कई दिग्गज उद्योगपतियों की मौजूदगी इस खास कार्यक्रम में रही है। केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी इस खास कार्यक्रम में रही और राज्य सरकार की उपलब्धियों पर एक फिल्म भी प्रदर्शित की गई। एक नया राजस्थान है जो माननीय प्रधानमंत्री के विकसित भारत एट 2047 के मंत्र को अपनाकर विकसित राजस्थान की ओर आगे बढ़ रहा है, जहां सदियों से ऊंटों के कारवां चलते थे, उस धरती पर आज आधुनिक हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का विश्व स्तरीय नेटवर्क है। प्रदेश के कोने कोने में रह रहे निवासियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सड़क तंत्र को और मजबूत किया जा रहा है। प्राचीन व्यापार के गलियारे आज एक नए रूप में ट्रेड रूट्स और लॉजिस्टिक्स के केंद्र बनकर उभर रहे हैं। तपते सूरज और गर्म हवाओं की धरती को हमने दुनिया की रिन्यूएबल एनर्जी कैपिटल बनाया है। हजारों किसान भी अब देश की सोलर क्रांति से जुड़कर अन्नदाता से ऊर्जादाता बन रहे हैं। 22 जिलों में खेती के लिए दिन में बिजली देकर सरकार ने लाखों किसानों को बड़ी राहत दी है। आज का राजस्थान इतिहास ही नहीं, भूगोल भी बदल रहा है। नदियों को जोड़कर सदियों से प्यासी धरती के कोने कोने में पानी पहुंचाने के भागीरथी प्रयास रंग ला रहे हैं। सरकार ने पिछले 2 सालों में लाखों घरों तक पीने का शुद्ध पानी पहुंचाया है। माननीय प्रधानमंत्री की एक पेड़ मां के नाम मुहिम से प्रेरणा लेकर रंगीलो राजस्थान करोड़ों पेड़ लगाकर अब हरियालो राजस्थान बन रहा है। गांव-गांव में महिलाएं साथ आकर अपनी तकदीर खुद लिख रही हैं। लाखों महिलाओं को उनका घर और गांव अब लखपति दीदी के नाम से जानता है। सरकार ने 25 लाख तक का कैशलेस इलाज देकर प्रदेश की 88% आबादी के सिर से बीमारी के बोझ को मिटाया है। लाखों स्कूली बच्चों के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को राज्य में प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की विशेष पहल की गई है। मौजूदा दौर के ट्रेंड्स और जॉब मार्केट के आधार पर कौशल प्रशिक्षण देकर सरकार युवाओं को रोजगार के लिए तैयार कर रही है। साथ ही भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाते हुए युवाओं को सरकारी नियुक्तियों की सौगात दी है। रणथंभौर, सरिस्का, घना, मुकंदरा, रामगढ़ विषधारी और ताल छापर जैसे वन्यजीव अभयारण्यों के साथ राजस्थान वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहा है।
खनिजों के विशाल भंडारों को विकास की धुरी बनाने में प्रदेश आज देश में सबसे आगे है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़े स्तर पर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है और औद्योगिक भूखंड आवंटन में भी अभूतपूर्व तेजी लाई गई है। निवेश को आसान बनाने के लिए आज प्रदेश के पॉलिसी फ्रेमवर्क को पूरी तरह बदल कर रख दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा से पहले साल में ही ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन, 35 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव और एक साल में ही 8 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स धरातल पर। यह वो राजस्थान है जो कहता है वो करके दिखाता है। राज्य सरकार ने शेखावटी क्षेत्र में प्रवासी राजस्थानियों के पुरखों की हवेलियों का संरक्षण करने की भी विशेष पहल की है। हाल ही में सरकार के कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान में भी हमारे प्रवासियों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दिखाई। प्रवासियों के इस रिश्ते को और मजबूत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने हर वर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाने की पहल की। राजस्थान की राजधानी ये गुलाबी नगरी आज इस भव्य आयोजन की गवाह बनी है। राजस्थान की ये धरती अपने प्रवासियों के स्वागत में बाहें फैलाकर खड़ी है। राजस्थान की इस तरक्की में आप भी आर्थिक और सामाजिक रूप से भागीदार बने। चलिए अब आपको इस कार्यक्रम की 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा को आप समझ पाएंगे। सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूजा अर्चना करते हुए। जैसा कि शुरुआत में हमने आपको बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, पूजा अर्चना की है मुख्यमंत्री ने। तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया है। ये दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं पूजा अर्चना की मुख्यमंत्री ने उद्घाटन इस सम्मेलन का मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। और राजस्थान सरकार की उपलब्धियों के आधार पर जो एक शॉर्ट फिल्म तैयार की गई है उस फिल्म को भी यहां पर प्रदर्शित किया गया। तो ये तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं विकास पर आधारित फिल्म यहां प्रदर्शित की गई है। और चौथी तस्वीरों में आप देखिए, चौथी तस्वीर में आप देखिए उद्योगपतियों का सम्मान यहां पर किया जा रहा है। तो इस कार्यक्रम में उद्योगपतियों का सम्मान भी किया गया है। 4 तस्वीरें इस पूरे कार्यक्रम से जुड़ी हम आपको दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हैं और ये 4 तस्वीरें राजस्थान के विकास की गाथा को बता रही हैं। ये 4 तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे राजस्थान प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। और राजस्थान में ये प्रवासी सम्मेलन दूरदर्शी सोच को भी दिखाता है कि कैसे सरकार दूरदृष्टि के साथ में राजस्थान के विकास को लेकर लगातार, प्रदेश के विकास को लेकर, युवाओं को आगे बढ़ाने को लेकर और प्रदेश के हर नागरिक को सुविधाएं पहुंचाने को लेकर दृढ़ संकल्पित है। तो ये 4 तस्वीरें सीएम ने पूजा अर्चना की है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से किया गया है। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं विकास पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी यहां प्रदर्शित की गई है। एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई है राजस्थान सरकार की उपलब्धियों को लेकर, राजस्थान में हुए विकास को लेकर, राजस्थान में जो काम सरकार ने किए और विकास के पथ पर जिस तरह राजस्थान आगे बढ़ रहा है उन तमाम कामों को लेकर इस फिल्म में आप जिक्र देख रहे हैं। और साथ ही उद्योगपति चूंकि यहां पर पहुंचे थे बड़ी संख्या में, तो उनका सम्मान भी यहां इस सम्मेलन में किया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रवासी राजस्थानी दिवस पर कहा कि राजस्थान के लोगों की विश्वसनीयता प्रदेश की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने बताया कि 34 लाख करोड़ रुपए के एमओयू में से 1/4 1 साल से कम समय में धरातल पर उतर चुके हैं, जिसके लिए
उन्होंने भजनलाल सरकार को बधाई दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राजस्थान की सबसे बड़ी पूंजी यहां के लोगों की विश्वसनीयता और वादा निभाने की क्षमता है। पीयूष गोयल ने यह भी बताया कि प्रदेश में डिमांड क्यों बढ़ रही है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में कैसे निवेश धरातल पर उतर रहा है। पीयूष गोयल ने वैश्विक मंच पर राजस्थानियों के योगदान को याद करते हुए उनकी मेहनत और समर्पण को सराहा। उन्होंने बताया कि पूरे विश्व में 1 करोड़ से भी ज्यादा प्रवासी राजस्थानी रहते हैं, जिन्होंने अलग अलग कोनों में देश की इज्जत बढ़ाई है। गोयल ने लोकप्रिय कहावत का जिक्र करते हुए कहा, जहां ना पहुंची बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। यह कहावत आप लोगों ने सही साबित की है। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी देश या देश के किसी भी कोने में चले जाएं, वहां एक सफल राजस्थानी और एक राजस्थानी समाज जरूर मिलेगा जो आपकी खातिरदारी करेगा और भारत का नाम गौरवान्वित करेगा। गोयल ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने कभी चुनौतियों के सामने सिर नहीं झुकाया, जो उनकी मेहनत और कर्मठता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री ने निवेश और व्यापार के लिए विश्वास को सबसे अहम बताया और कहा कि ये विशेषता राजस्थानियों में कूट कूट कर भरी है। पीयूष गोयल ने कहा कि राजस्थान के लोगों की डिपेंडेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। आप राजस्थान के लोगों पर भरोसा कर सकते हैं। राजस्थान के लोगों के लिए यह माना जाता है कि अगर कुछ कहा तो वादा जरूर निभाया जाएगा। यह विश्वसनीयता समर्पण से आती है जो व्यापारिक संबंधों को मजबूत करती है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रवासी राजस्थानियों की वैश्विक ताकत को रेखांकित करते हुए कहा कि राज्य की प्रगति के लिए यह संयोजन बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि पूरे विश्व में 1 करोड़ से भी ज्यादा प्रवासी राजस्थानी निवास करते हैं। जब इन प्रवासियों के साथ ऐसा नेतृत्व हो जो हिम्मत करके फैसले लेने के लिए तत्पर है, तो प्रदेश में डिमांड स्वतः बढ़ जाती है। राजस्थान की बनी हुई चीजें डाइवर्सिफाइड हैं, यानी कि विविध हैं, जिससे कि राज्य के उत्पादों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी मजबूत होती है। केंद्रीय मंत्री ने राज्य में हुए बड़े निवेश और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की टीम के त्वरित एक्शन की जमकर सराहना भी की। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले राइजिंग राजस्थान इवेंट में 34 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू हुए थे। गोयल ने बधाई देते हुए कहा कि 1 साल से कम समय में चौथाई हिस्सा तो धरातल पर उतर भी आया है। उन्होंने इस तेज प्रगति का श्रेय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी पूरी टीम को दिया, जो फैसलों को लागू करने में तत्परता दिखा रही है। हमारे राज्य महाराष्ट्र से आए हुए महामहिम हरिभाऊ बागड़े जी, पंजाब के राज्यपाल और प्रवासी राजस्थानी महामहिम गुलाबचंद कटारिया जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे भाई माननीय भजनलाल शर्मा जी, दिल्ली से आए मेरे मित्र, बहुत ही कर्मठ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार में अलग अलग विभागों का जिन्होंने कुशलता पूर्वक नेतृत्व किया, भाई भूपेंद्र यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष माननीय सांसद मदन राठौड़ जी, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री बहन दिया कुमारी जी, भाई प्रेमचंद बैरवा जी, मेरे मित्र जिनके साथ केंद्र में भी मुझे काम करने का मौका मिला, जो अब राजस्थान में उद्योग और वाणिज्य संभालकर तेजी से विकास को राजस्थान पे ला रहे हैं, ऐसे भाई कर्नल राजवर्धन राठौड़ जी, सभी गणमान्य मंत्रीगण केंद्र और राज्य सरकार के, सभी सम्मान्य प्रवासी भारतीय, प्रवासी राजस्थानी जो देश और दुनिया के कोने से आज अपनी मातृभूमि में फिर आए हैं, मीडिया के मित्रों, देवी और सज्जनों, राम राम।
वीरों की धरती को प्रणाम। और मैं मानता हूं, अगर भारत में कोई प्रदेश है जो परंपरा और आधुनिकता, विकास और विरासत, वीरता और शौर्य सभी को संतुलित करके पधारो मारे देश सबको इतने प्यार से आमंत्रित करता है, तो हमारा राजस्थान है। यहां हर एक व्यक्ति जो आता है, जो प्यार से, जिस गर्म जोशी से उनका स्वागत होता है, जिस प्रकार से मेहमान नवाजी में राजस्थान ने अपना विश्व भर में प्रसिद्धि पाई है, और फिर जाते जाते जब हम निकलते हैं तो रावत की कचौड़ी और मिर्ची पकौड़ा जरूर पैक करके लेके जाते हैं। पर राजस्थान को अगर समझना हो तो वैसे तो अभी अभी राजवर्धन जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बताया, आर फैक्टर, रेजिलिएंट, रिसेप्टिव, राइजिंग, रिलायबल, रिस्पॉन्सिव, रिफॉर्मिस्ट, वैसे तो रॉयल भी है। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने जब भारत की विशेषताओं को देश और विश्व के सामने रखा था, तो एक डी फैक्टर भी साथ में जोड़ा था। और मैं अभी अभी बैठा हुआ वहां सोच रहा था कि कितनी अच्छी तरीके से ये डी फैक्टर राजस्थान को डिस्क्राइब करता है। भारत के संदर्भ में देखें तो हमारा लोकतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी, हमारी ताकत है, लेकिन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जब हम डी फैक्टर को देखते हैं तो यहां का भी डेमोग्राफिक डिविडेंड, यहां का युवा शक्ति, अधिकांश लोग 35 वर्ष के नीचे होंगे, मेहनती, देश और दुनिया में जाके राजस्थान का नाम रोशन किया है। 1 करोड़ से अधिक प्रवासी राजस्थानी है पूरी दुनिया। प्रवासी दिवस के उपलक्ष्य पर पर्यटन को लेकर हुए सत्र पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संबोधित किया। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों को कहा कि आप आएं, सरकार से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। स्मार्ट विजिटर सेंटर्स, इको एडवेंचर जोन्स, डिजिटल इंटरप्रिटेशन इकोसिस्टम, रूरल क्राफ्ट क्लस्टर्स, होम स्टेज टू अपग्रेड ओवरऑल टूरिस्ट एक्सपीरियंस। और ये सब जितने भी तरह के वर्टिकल्स जिनका मैंने आपके सामने अभी जिक्र किया है, दे आर ऑल रेडी फॉर पीपीपी मॉडल्स आल्सो। आप आए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार सहयोग भी देगी और साथ भी खड़ी रहेगी। द थर्ड पिलर इज 50 destinations of global standards that is on challenge mode as declared in the budget last year. India is identifying and developing 50 global standard destinations, and I'm sure that Rajasthan is naturally among the strongest contenders. Thar Desert Circuit, Pushkar Spiritual Hub, Shekhawati Fresco Stroll, like many which I can say that which can be a part of this 50 iconic destinations. Every project is investment ready. This means structured incentives, premium branding, and top tier marketing, high global visibility. And friends, the fourth pillar for me is future ready talent for hospitality. IHM are being realigned with global industry needs, digital tourism, immersive hospitality, sustainability in leadership, culinary innovation, and multilingual services. When we have skilled workforce,
It reduces training costs for the investors and gives better guest experience. Yield better ratings, which turn into more business and profit. The fifth pillar is improving India's global tourism competitiveness. India is working to significantly improve its ranking in WEF Tourism Competitive Index. Reforms include simplified visas, cleanliness benchmarks, digital ease of travel, safety protocol, and sustainable destination models. When India breaks into the top 10 global tourism nations, I am sure that Rajasthan will be its top 3 global brands. Sixth is Incredible India Reboot, which will be a marketing multiplier for investors. Mugdha ji is sitting here. We have already started working in improving the experience of Incredible India platform. Next year, the Incredible India campaign is being rebooted, more digital, more global, and more content driven. For investors, this means visibility worth millions in marketing, global branding partnership, storytelling at a global scale. प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शिक्षा सत्र को कार्यक्रम को संबोधित किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए आप। चीजों पे होनी चाहिए चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास। इन दो चीजों के बिना कभी भी कितना ही डिजिटल, टेक्निकल, एआई, मशीन लर्निंग पे ले जाना, जब बेसिक फंडामेंटल रॉ मटेरियल ही अच्छा तैयार नहीं होगा तो खाली टेक्नोलॉजी उसका विकास नहीं कर सकती। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने चर्चा करी थी, मैंने उन्हें निवेदन किया था कि जो ग्रामीण विद्यालय है इसमें हमने अपने संसदीय क्षेत्र में भी डिजिटल लाइब्रेरी की बात करी थी, तो उन्होंने तुरंत कहा था कि ये व्यक्तित्व विकास में जो नई लर्निंग में आगे चल करके स्टूडेंट्स को सामना करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी, उससे उसका किसी प्रकार का हेजिटेशन ना हो। और उन्होंने पूरे राज्य में इस डिजिटल लाइब्रेरी को सरकार की शिक्षा के एक प्रमुख अभियान में शामिल किया। और उसके साथ ही जो हम प्राथमिक विद्यालयों में स्पोर्ट्स की अच्छी फैसिलिटी चाहते हैं, आप एक मत समझना कि केवल पढ़ना ही सब कुछ होता है, खेल करके अपने शरीर को भी, व्यक्तित्व को बनाया जाता है। और इसलिए जो हमारे मदन दिलावर जी भी बार बार नैतिक शिक्षा की बात करते हैं, इसका यही कारण है कि चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास ये 8वीं तक बहुत जरूरी है। लेकिन 8वीं के बाद जब हमारा विद्यार्थी आगे जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में आगे जाता है, तो उसको कम से कम 4 चीजों पे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत जोर रहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर में अटल टिंकरिंग लैब दिए। अटल टिंकरिंग लैब देने का अर्थ यह है कि हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र का विद्यार्थी, उसको कम से कम 4 चीजें, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। और इसलिए यहां पर भी जो राजस्थान सरकार ने प्रवासियों को जो अपना एक नया आयाम बताया है कि विद्यार्थी बहुभाषीय होना चाहिए, हिंदी में, संस्कृत में उसकी प्रवीणता हो, पर इंग्लिश से भी उसका परहेज ना हो, उसमें हेजिटेशन ना हो। और इसलिए मल्टीलैंग्वेज, बहुभाषीय जो है वो विद्यार्थी की क्षमताओं का विकास नवी से करने में हम लोगों ने कार्य किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी बनाते समय इस बात का बहुत ध्यान दिया है कि नवी के बाद वो केवल उसकी जो विद्यार्थी की क्षमता है, वो क्षमता केवल रटने की ना रह जाए, उसमें लर्निंग का, उसमें एक्सपीरियंस का, उसमें प्रयोगशालाओं में सीखने का, उसमें नए इनोवेशन का, ये जो नवाचार का विषय है, ये उसके व्यक्तित्व को बढ़ाने में सामर्थ्यवान सिद्ध होता है। और ये हमारी सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री जी का। प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं, सीधा आपको लेकर चलते हैं। क्योंकि अनेक सत्रों में चर्चाएं हुई हैं, आपने उद्घाटन सत्र में भी काफी सुना है, अनुभव भी सुने हैं। और इसको हमने क्यों रखा ये भी मैंने आपको बताया।
लेकिन इसमें और भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान की उन्नति के लिए तो रखा है, लेकिन मेरा एक उद्देश्य ये भी था कि जब मैं राजस्थान के समय प्रदेश के विभिन्न बड़े शहरों में गया, कई प्रदेशों के विभिन्न शहरों में जाने का अवसर मिला। देश में भी मैं, दुनिया में भी कई देशों में मैं गया। वहां मेरे शेड्यूल में ये निश्चित था कि मैं प्रवासी राजस्थानियों से मिलूंगा। तो व्यक्तिगत मुलाकात भी हुई और एक सत्र के माध्यम से भी मेरी उनसे मुलाकात हुई। जब मैंने उनके भाव, उनकी जिज्ञासा वो भी सुनी, उनका काम भी मैंने देखा, जिस मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ, समर्पण के साथ जो उन्होंने काम किया, मैं इस बात के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपने राजस्थान की मिट्टी के विचार, उसकी संस्कृति, उसका गौरव, जहां आप रहते हैं वहां राजस्थान की मिट्टी का गौरव बढ़ाने का काम किया है। उसके लिए मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देता हूं, क्योंकि राजस्थानियों के बारे में हमेशा जहां जाता था मैं चर्चा होती थी और मुझे अनुभव भी होता था कि आप हर सेक्टर में हैं, हर उद्योग में हैं, आप वहां की सामाजिक सरोकार के कार्य से भी आप जुड़े हुए हैं, क्योंकि राजस्थान की मिट्टी में ही है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मंदिर निर्माण का क्षेत्र हो, गौशाला का क्षेत्र हो, कई सामाजिक संस्थानों से जुड़ करके लगातार वहां रह करके भी आप काम करते हैं। और इसका अनुभव इसलिए भी है कि आप अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने जिले में भी किसी ना किसी संस्था से आप जुड़े हुए हैं। आपका जुड़ना है राजस्थान के लिए बहुत ही सुकून का काम होता है। जल के लिए बात चल रही है, अगर हम पीछे इतिहास में जाते हैं तो इसका दर्द बड़ा गहरा है, क्योंकि कई प्रवासी भाइयों से जब मैंने सुना कि उनके पिताजी ने कहा, दादाजी ने कहा, उनके पिताजी ने उनसे कहा कि राजस्थान को जब हम छोड़ करके आए थे तो सबसे बड़ी परेशानी जो थी वो जल की थी। हमारे राजस्थान के अंदर अधिकांश जो हमारे 100 साल, 150 साल और 200 साल पहले जो हमारे बंधु गए हैं, हमारे भाई गए हैं, उनमें पहला कारण पानी का था। आज हम महसूस कर सकते हैं, और राजस्थान के भाई बहन जो पानी की समस्या को देखते हैं वो कहीं और कोई दूसरा उसको नहीं जान सकता। अभी चर्चा कर रहे थे टांके के बारे में, कांटा जो बनता है, टांके वो हमारे इतने मजबूत थे पूरे राजस्थान के अंदर कि हम वर्षा का पानी एकत्रित करते थे, पूरी साल उसका उपयोग करते थे और आज भी करते हैं। कई जगह में पश्चिमी राजस्थान के अंदर देखता हूं, हमारे कई विधायक भी हैं
वो कहते हैं कि पहली बरसात आती है तो हम पूरा घर का साफ सफाई करते हैं, छतों से लेकर के सबका, आंगन का। फिर उसके बाद जो बरसात होती है वो हमारे टांके में पूरा पानी जाता है और उसको पूरे समय हम पीने के लिए काम में लेते हैं। भाइयों बहनों, ये जो सत्र रखा है, ये हमने आपको इसलिए रखा है कि राजस्थान की स्थिति में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं महाराजा गंगा सिंह जी को। अभी 5 दिसंबर को हमने गंगा नहर के 100 साल पूरे किए हैं और मैं हनुमानगढ़ के अंदर गया था। जो हमारी गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर, हमारी फिरोजपुर फीडर है, वो 100 साल पहले हमारे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने उनका 5 दिसंबर 1925 को शिलान्यास किया था। आज उसको 100 साल हो गए। हमने 5,000 करोड़ रुपए देकर के उसका सुदृढ़ीकरण का काम 5 दिसंबर से हमने प्रारंभ राजस्थान के अंदर किया, क्योंकि बातें तो बहुत लोगों ने की, लेकिन जल की जो हमारी समस्या थी, हमारी सरकार ने 2 साल में आकर के उन सारी समस्याओं को, जब हम कैबिनेट हमारा बैठा, हमारे प्रमुख लोग बैठे, तो हमने ये सोचा कि हमें क्या करना चाहिए। पहली आवश्यकता राजस्थान की किस बात की है कि जो हमारा राजस्थान का हर जन का जीवन अच्छा हो, उसको किसी तरह से परेशानी नहीं हो। तो निकल करके आया, अगर पहली कोई राजस्थान के अंदर समस्या है तो वो जल की है, पानी की है। और मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब राजस्थान के विषय को लेकर के हम गए, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप राजस्थान की योजना बनाइए, आपको क्या करना है। क्योंकि पहले कांग्रेस सरकार ने हमारे ERCP जो राम जल सेतु हमने किया है, उसके लिए अटकाने का, भटकाने का, लटकाने का काम किया था। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और हमारे बीच में, और हमारे जल शक्ति मंत्री जी के बीच में हमारा MOU हुआ, उसकी DPR बनी। और 1 साल बाद, क्योंकि दिसंबर में हमारी सरकार बनी थी, फरवरी के महीने में हमारी ये मीटिंग हो गई, हमारी DPR बनना प्रारंभ हो गया, सारी बाधाएं दूर हो गई और 17 दिसंबर 2025 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका शिलान्यास कर दिया। उसके टेंडर हो गए, 26,000 के हमारे काम चालू हो गए, 26,000 करोड़ के। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यही नहीं, मैंने सुबह भी बताया, हम राजस्थान के हर जिले को देखते हुए, क्योंकि पहली आवश्यकता हर व्यक्ति को पानी की होती है। आप अपना मकान बनवाने के लिए भी जाएंगे तो पहले 1 बाल्टी 1 घड़ा पानी लेकर के वहां जाएंगे, जब आपके मकान का मुहूर्त का पूजन होगा। इसलिए हमने सबसे पहले पानी के लिए काम किया। हमने गंगा नहर के लिए आपको बताया, इसी तरह से हमारी नर्मदा नहर के लिए हमें आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। सांचौर बाड़मेर में हमारा जिस तरह से पानी उसका आ जाए, जालौर और सांचौर में। उसके अलावा आज आपने देखा होगा, हमारे राज्यपाल गुलाब जी कटारिया जी ने कहा था कि हमारे बहुत दिनों का सपना था, हमारी देवास स्कीम जो आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, आधा हिंद महासागर की तरफ, वो भी हमने एनीकट और टनल बना के उस पानी को भी काम में ले रहे हैं। हमारी सोमकमला के माध्यम से हमारा दवाई बांध भी भरा जा रहा है, जो पाली, जाल और सिरोही के लिए काम आता है। हमारा माई डैम के माध्यम से हमारा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़ के लिए उसका पानी कैसे आए।
हमारा ब्राह्मणी नदी से लेकर के बीसलपुर में पानी कैसे लाएं अगर कहीं कम बारिश हो, क्योंकि राणा प्रताप सागर से हमारा हमेशा पानी निकलता है। उसको लेकर के हमने पूरे राजस्थान की योजना बनाई, जिससे कि हमारे किसी भी तरह से किसान की सिंचाई के लिए, उद्योग के लिए, उपभोक्ता के लिए, हमारी गाय भैंसों के लिए, किसी भी तरह से पशुधन के लिए पानी की कमी नहीं रही। इस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन शहर बढ़ते हैं तो समस्याएं भी आती हैं, क्योंकि उसके लिए प्लांट भी लगाने आवश्यक होते हैं, क्योंकि नाली का गंदा पानी आता है, वो जाता है। कुछ हमारी सोच भी ऐसी होती है। सोच ये होती है कि जो पानी कचरा होता है वो सड़क पे होता है, नाली पे होता है, हम उसका कैसे करें, कैसे नहीं करें, इसकी चिंता रहती है। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर जेजेएम के माध्यम से नल से जल की योजना प्रारंभ की थी। उसका फायदा हर प्रदेश को मिला है, पूरे देश को मिला है। लेकिन उसमें हम दुर्भाग्यशाली हैं कि केंद्र से पूरा पैसा आया, राजस्थान सरकार को पूरा पैसा दिया, लेकिन यहां की जो सरकार, पूर्ववर्ती सरकार थी, उसने जेजेएम में काम नहीं किया। इसलिए उसके आदेश कम से कम 20 से 25 अधिकारी उनके बंद हैं, उनके मंत्री भी बंद होकर के आए हैं। उन्होंने उस हमारी योजना को भ्रष्टाचार की बलवेदी पर चढ़ा दिया। अभी हमारी सरकार आई है तो हमने काम प्रारंभ किया, लगातार उसके कनेक्शन हो रहे हैं। और यही नहीं, ये पानी तो हमें मिल ही रहा है। लेकिन मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनके नेतृत्व में एक कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान हमारा जो चला है, हमारे जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी ने उसमें स्पेशल इनिशिएटिव लेकर के 3-4 प्रदेशों में चलाया है। उसका फायदा सबसे ज्यादा अगर हुआ है तो राजस्थान को हुआ है। और आप देखिए, सरकार उसमें कुछ नहीं कर रही। सरकार सिर्फ उनका सम्मान कर रही है, उनको बुलाती है, बताइए कैसे है। उन्होंने हमको बुलाया, पहले सूरत में बुलाया, फिर बॉम्बे में बुलाया, अहमदाबाद में बुलाया, फिर दिल्ली में एक मीटिंग की। तो मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान के 40,000 गांव की एक सूची बनाई। 40,000 गांव की सूची बना करके जो बारिश का पानी हमारा बह करके जाता है, उसके लिए रिचार्ज ट्यूबवेल लगाने का काम हर गांव में जो आवश्यकता होगी, 2 या 3 या 4 लगाने की, वो CR पाटिल जी उसको कर्म भूमि से मातृभूमि में पूरे राजस्थान के अंदर उन ट्यूबवेलों को करवाने का काम कर रहे हैं, जिससे हमारा वाटर लेवल ऊपर आए, जिससे कि हमारा पानी बह करके नहीं जाए। गांव से पानी निकलता है, वो किसी पोखर में जाता है, तालाब में जाता है, तालाब से आकर किसी नाले में जाता है, नाले से फिर किसी छोटे नदी में जाता है, छोटी नदी से बड़ी नदी में जाता है, और वो पानी हमारा सागर में चला जाता है। हमारा पानी कोई काम नहीं आता। कर्म भूमि से मातृभूमि में उस पानी को रोकने का काम लगातार हम कर रहे हैं हमारे उन प्रवासी भाइयों के माध्यम से। और देखिए वो कितना हिस्सा उसमें ले रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आप उनको बता दीजिए, अभी मेरे भरतपुर में था तो वहां पानी भरा हुआ है, पानी रिचार्ज नहीं हुआ। उसके लिए मैंने बोला, हमारे दिनेश जी बैठे हैं और हमारे बैठे हैं, इनसे मैंने कहा, मैंने कि यहाँ स्थिति है, 3-4 मशीन वहां भेज दी, वो काम कर रही है। आज भी राजस्थान के अंदर कम से कम 20-25 मशीन काम कर रही है, तो इस तरह के ट्यूबवेल लगा रही है। और इस तरह के 16,000 से ज्यादा तो बड़े गहरे ट्यूबवेल वो आपने लगाए हैं, और भी अभी काम चल रहा है। उन्होंने कहा है कि हम किसी भी गांव को नहीं छोड़ेंगे जहां पानी का बहाव से पानी भेजा है और उस पानी कोई काम में नहीं आए, उसके लिए रिचार्ज करने का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मैं इतना कहना चाहता हूं, हम पानी के क्षेत्र में लगातार काम करते रहेंगे। आपके माध्यम से हमारा राजस्थान एक ऐसा राजस्थान है, क्योंकि वो रिचार्ज जो हमारा हो रहा है और 2 साल से बारिश हो रही है, तो हमने उसका लाभ और भी मिल रहा है। हमने लक्ष्य लिया पिछली साल 7 करोड़ पौधे लगाने का, अब की बार हमने लिया 11 करोड़ पौधे लगाने का। जब वाटर
रिचार्ज हमारा होगा तो निश्चित रूप से पर्यावरण में सुधार आएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं 20 करोड़ के लगभग हमने पौधे लगाने का काम 2 साल में किया है और उसकी जीवित रहने की, पेड़ कितने जीवित रहे उसमें भी 90-95% है, क्योंकि 2 साल से लगातार बारिश हो रही है। उसमें हमारा नहीं, बारिश का कमाल है और रिचार्ज का कमाल है, जिससे कि हमारा राजस्थान हरियाणा राजस्थान भी बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, पानी की अहमियत आप अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी हमें आवश्यकता है। आवश्यक इस बात की है, जैसा मैंने कहा क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा राजस्थान बड़ा है, हमारे एग्रीकल्चर के लिए पानी की आवश्यकता खूब है। कम से कम ऐसी फसल उसमें हो, 1-2 पानी अगर उसमें लगे तो कई तरह की फसल हो सकती है। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, कई फसलों में हम आगे हैं। अगर हम कहें मिनट्स में तो राजस्थान सबसे आगे है, क्योंकि हमारे यहाँ तो पैदा होती है, एक ही पैदा होती है, बाजरा, ज्वार, हमारे मूंग, मोट, जो दाल हमारी जो होती है, मक्का हमारे यहाँ होता है। बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं हमारे। एग्रीकल्चर में भी हम आगे हैं, पशुधन में भी हम आगे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आज हमारे राजस्थान की संस्कृति नदियों, झीलों और कैसे जल निकायों को केवल प्रकृति के अंगों को नहीं बल्कि दिव्य अभिभूति को भी देखा गया है। लगातार हमारे काम हमारी सरकार कर रही है और कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान चल रहा है, लेकिन कुछ और आवश्यकता है। उन आवश्यकताओं को बना करके हम भी काम कर रहे हैं। जे में लगातार हमारा काम हो रहा है, लेकिन इसके लिए अगर आप कहीं ना कहीं आपका उपयोग हो, क्योंकि पहले आपने देखा कि राजस्थान के अंदर जितनी बावड़ियां थी, जितने हमारे कुएं थे, अभी तो कुछ पानी उसमें 2 साल से हुआ है। जब मैं पूछता हूं बावड़ी में पानी है कि है, कुएं में भी पानी आ गए हैं, लेकिन राजस्थान ने पानी की दिक्कत को हमेशा से झेला है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हम पानी के लिए काम कर रहे हैं, और पानी के लिए काम कर रहे हैं तो आपको उद्योग में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने एक अभियान लिया था। हमारे जो पुराने एनीकट थे, बांध थे, पोखर थे, तालाब थी, हमने एक पखवाड़ा चलाया जल संरक्षण जन आंदोलन के रूप में। उसे लिया हमने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, ये हमने चलाया। जहां हमारा कोई भी एनीकट टूटा हुआ है, कोई भी तालाब टूटा हुआ है, कोई भी हमारी इस तरह की बांध है जिसमें पानी का एकत्रित नहीं होता है, पानी निकल जाता है, हमने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के माध्यम से उनको भी ठीक किया। हमारे विभाग के माध्यम से भी जो इस तरह के बांध थे जिनकी मरम्मत लंबे समय से नहीं हुई थी। और मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान क्योंकि पानी की महत्वता जानता है, इसलिए हर जिले का अलग नक्शा बना हुआ है। अगर उसका सिस्टम भी हमारा अच्छा बन जाता है तो हमारे पानी की समस्या बहुत कम हो जाती है। बारिश के पानी को संचय करके हम उससे चला सकते हैं, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के 13 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया गया है। अमृत 2.0 योजना के तहत 178 शहरी निकायों में पेयजल व्यवस्था को सुधार हो रहा है। 5,100 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी जारी की है। अटल भूजल योजना के तहत 485 करोड़ रुपए के कार्य भी कराए जा रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आज इस पावन अवसर पर विश्व भर में बसे प्रवासी राजस्थानी समुदाय के प्रत्येक सदस्य हृदयपूर्वक आग्रह करता हूं कि राजस्थान सरकार द्वारा राज्य को जल समृद्ध बनाने के लिए चलाए जा रहे व्यापक प्रयासों में भागीदारी एवं परिवर्तन के भागीदारी हम बने। क्योंकि आप देख रहे हैं, अगर पर्यावरण हमारा ठीक होगा तो बारिश भी अच्छी होगी। पहले स्थिति ऐसी थी कि आप जाते थे कहीं जंगल में तो कई किलोमीटर तक आपको पेड़ नहीं मिलते थे, लेकिन अब आप देखेंगे कि बारिश होने के कारण कई तरह के पेड़ लगे हुए हैं। कुछ पेड़ तो ऐसे हैं हमारे पारंपरिक हैं, जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि उन्होंने तो जो
अकाल आए थे उनसे भी राहत देने का काम वृक्षों ने किया था। जैसे हमारा खिजड़ी है, उसके पत्ते भी खाए जाते हैं, उसके जो सांगरी लगती है वो भी खाया जाता है, और उसकी छाल को भी खाते हैं। उस समय उन लोगों ने उसको काम में लिया और इस तरह से काम किया। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि राजस्थान समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। सिर्फ आपका सहयोग चाहिए। वहां क्या आवश्यकता है, हम उस आवश्यकता को कैसे कर सकते हैं? आप सभी अगर आएंगे तो हमारे किसी ना किसी उद्योग से जुड़ेंगे तो आपको ये काम भी आप कर पाएंगे। मैं अंत में इतना कहूंगा कि राजस्थान आपकी बाट जो रहा है हर तरह से, और आप जो चाहते हैं वो हम करने को हमारी सरकार तैयार है। हम आप सभी से आह्वान करना चाहते हैं कि राजस्थान की समृद्धि में, राजस्थान के विकास में आप सभी का योगदान हो, और वो योगदान किसी भी प्रकार से हो सकता है। आप उद्योग लगाएंगे उसमें भी योगदान है, जल के क्षेत्र में काम करेंगे उसमें भी योगदान है, जल संरक्षण में अपनी भागीदारी निभाएंगे उसमें भी योगदान है। आप किसी भी तरह से हर क्षेत्र में आप अपनी जिम्मेदारी अगर थोड़ी सी लेंगे तो आप एक कदम चलोगे तो राजस्थान 101 कदम चलेगा। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ विषय आपके भी हैं जिनको भी मैं बताना चाहता हूं। जब मैं गया था तो आप लोगों का मैंने मन के भाव देखे थे। कहीं आप अपने आप को सिक्योर नहीं कर पा रहे। वहां आपकी एक नहीं, दो नहीं, तीन आपकी फैक्ट्रियां हैं, आपका अच्छा काम है, लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की बात आती है तो अपने आप को थोड़ा सा मन में कुचाट आपके मन में इस तरह की बात आती है। मेरे भाई और बहनों, जब मैंने ये बात भी सुनी और मैंने देखा तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान की मिट्टी आपके लिए तैयार है। अगर आपने वहां 2 उद्योग लगाए हैं, 2 बड़े काम अगर किए हैं, 3 काम किए हैं, तो एक काम राजस्थान में अवश्य करिए, जिससे आप निश्चिंत रहें, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, आप सिक्योर रहें पूरी तरह से। इसके लिए भी मैं कहना चाहता हूं, एक मैं कहना चाहता हूं जो आपके हमने आज घोषणा की है और हमने बनाया है कि हम इसका एक अलग से विभाग प्रवासी राजस्थानियों का खोल रहे हैं। उसमें भी हमने कहा है कि हम एक पोर्टल भी आपके जारी कर रहे हैं प्रवासी राजस्थानी के नाम से। वो पोर्टल हमारा होगा, वो आपकी हर समस्या का समाधान हम करना चाहते हैं। क्योंकि आप कहेंगे कि साहब हमें वहां जाना पड़ेगा, हवाई जहाज का टिकट कराना पड़ेगा, रेल से आना पड़ेगा, हम इसलिए पोर्टल आपका खोल रहे हैं। आप उस पोर्टल पर आप अपना विजन डालिए, अपना एप्लीकेशन डालिए। जो आपके यहाँ प्रदेश में जो हमारे एक IAS अधिकारी हमने जो लगाए हैं, उस आपके पोर्टल को खोल करके देखेंगे। और यही नहीं, और वो पोर्टल को खोल करके उस जिले में जहां आपकी समस्या है वो उसको डालेंगे, तो जिले में भी हमने एक ADM की पोस्ट दी है, जिसमें प्रवासी राजस्थानियों के काम की मॉनिटरिंग भी करेगा। अगर कोई परेशान प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 में ऊर्जा सत्र में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 में भी ऊर्जा का विशेष महत्व रहेगा। सौर ऊर्जा का जो टारगेट 2030 में पूरा करना था वो 2025 में ही पूरा कर लिया। 2030 तक 300 गीगावाट ग्रीन ऊर्जा करने का लक्ष्य है। राजस्थान में सोलर का पोटेंशियल है। राजस्थान देश भर में सबसे आगे चल रहा है। हम राजस्थान में ट्रांसमिशन को सही कर रहे हैं। एनर्जी को सुपर हाईवे राजस्थान से होकर ही निकलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों की कठिनाइयों को दूर किया जा रहा है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर की भी कुछ परेशानियों को दूर किया जा रहा है। राजस्थान के प्रवासी राजस्थान दिवस चुंबक की तरह लोगों को खींच रही है। सूर्य का प्रकाश और अग्नि के ऊपर एकाधिकार था। सूर्य की रोशनी सबसे पहले मिली, और अगर किसी ने जब सूर्य छुपा हुआ होता है और हमारे पास रोशनी को पहुंचाया है तो सूर्य से लेकर के ही
चंद्रमा ने रात को हमारे पास रोशनी पहुंचाई। जैसे जैसे विकास हुआ, मनुष्य ने भी कोशिश की कि इस अग्नि को मैं भी कैसे न कैसे प्रकट करने का तो प्रारंभ करूं। मैं ब्रीफ में रखना चाहता हूं कि कैसा साइकिल चलता है। पत्थर रगड़ा गया, चिंगारी हुई और उसको लकड़ी के ऊपर लगा करके अग्नि पैदा कर ली गई। उस अग्नि में से हमको प्रकाश भी मिला। आगे चल करके यही पृथ्वी में से कोयला निकाल करके फिर हमने प्रकाश की व्यवस्था की। फिर तेल में से इस प्रकाश की व्यवस्था शुरू हुई और चलते चलते पानी में से कैसे हम ऊर्जा क्षेत्र में पावर निकालें, हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट शुरू हुए। फिर विषय आया कि और इसको ढूंढ किया जाए तो न्यूक्लियर में से कैसे पावर निकालनी, ये निकाला जाए। और फिर हवा चलती है, हवा में से किस प्रकार से हम बिजली पैदा कर सकते हैं, वो चक्र आया। और अंततोगत्वा वही सूर्य जिसका एकाधिकार है, उसी सूर्य की बिजली, उसी सूर्य के प्रकाश को लेकर के बिजली बनाई जाए। तो सूर्य से लेकर सूर्य तक का चक्र हम पूरा करने जा रहे हैं। एक प्रकार का ये पावर का जो डिपार्टमेंट है, जैसे मैंने बताया कि राजस्थान जो इस गर्मी की रेत को हमारी कमजोरी माना जाता था, खेतों में खेती नहीं होती थी, आज वही जो सूर्य की गर्मी है वो हमारे लिए एक ग्रीन ऊर्जा का केंद्र ये बनने जा रहा है। और ये सूर्य की रोशनी हमारी जो ताकत बन रही है, इसमें भी भारत को, क्योंकि ऊर्जा में हम व्यापक आगे बढ़े थे, लेकिन ग्रीन ऊर्जा ये हमारी आवश्यकता बहुत थी। दुनिया में विषय चला कि हम कैसे प्रदूषण को कैसे रोकें, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कैसे रोकें, क्योंकि थर्मल का सबसे बड़ा एक अगर कोई नेगेटिव पॉइंट है वो यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है। दुनिया जागृत हुई, हमने एनडीसीज को स्वीकार किया और ये कहा कि 2030 तक हम अपने यहाँ जो 2005 का लेवल है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसमें 45% की कटौती करेंगे। और जो ग्रीन ऊर्जा है, आ रही है, उसको 2030 तक 50% पर लेकर के आएंगे। हमको खुशी है इस बात की, जो टारगेट हमने 2030 के लिए तय किए थे वो दोनों टारगेट 2025 में हमने प्राप्त कर लिए हैं। तो इस खास कार्यक्रम से अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार। सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना हो। तू भी ले ले। अबे जल्दी क्या है, बाद में देख लेंगे। आराम से आराम से आराम से। अपने कुणाल को हार्ट अटैक आ गया यार। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। सुनो जी, अपना एक प्लॉट ले लेते हैं। जयपुर में कहाँ है अच्छी लोकेशन पर प्लॉट? है ना, जेडी लाई है शहर की प्राइम लोकेशन पर भूखंडों की ई नीलामी, जिसमें शौर्य नगर, अदिति एनक्लेव, मेट्रो एनक्लेव, आकृति